नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम SPMCL की 4th क्लास लेके आए हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो क्लास रहेगी लगभग 47 पेज की क्लास है, PDF है। इसमें मैंने जो टॉपिक दिया है SPMCL का, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मेटलर्जी, इसके सारे टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं को कवर करने की कोशिश किया हूँ। ये वीडियो जैसे 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 क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आता जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हैं। यदि ये वीडियो और मेहनत देख के आपको अच्छा लगे कि नहीं मैंने अच्छी मेहनत किया हूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, यदि आपने ITI किया है तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। तो आज का मोटिवेशन लाइन है, अनुमान लगाकर काम करना सही तरीका नहीं है। आपको सही संसाधन जैसे बुक्स, नोट्स और वीडियो ढूंढकर पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टॉपिक दिया हमको क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ATC, मैकेनिकल प्रॉपर्टी दिया है, फेरस मेटल, ठीक है, नॉन फेरस अलॉय मेटल, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्वेश्चन आएंगे। ये टॉपिक दिया है जैसे एनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, कोरोजन प्रिवेंशन मेथड और सरफेस कोटिंग टेक्निक। जो सरफेस कोटिंग टेक्निक के जो क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा नहीं आएंगे इसमें, मैंने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया हूँ, कहीं कहीं मिलेंगे आपको इसमें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। धातु। तो धातु के बारे में क्या जानते हैं आप? धातु एक खनिज पदार्थ है जिस पर इंजीनियरिंग के सभी कार्य आधारित है, क्योंकि छोटे से छोटा पार्ट और बड़ी से बड़ी मशीन धातु की ही बनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें भौतिक प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण होते हैं जिनको हम देख के पहचान सकते हैं ना। धातु के प्राकृतिक गुणों को ही भौतिक गुण कहते हैं, जिन्हें इन्हीं गुणों के आधार पर धातुओं को पहचाना जाता है, ठीक। आंख से पहचानते हैं जिन उनको हम क्या बोलते हैं? भौतिक गुण। देखकर जिन्हें पहचाना जाता है उसको भौतिक गुण कहते हैं। जिसमें पहला आता है रंग। अभी रंग से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। प्रत्येक धातु का अपना अपना रंग होता है जिसके आधार पर इसे पहचाना जाता है। जैसे लोहा, लोहा का रंग कैसा होता है? काला। पीतल का होता है पीला। तांबा का होता है लाल। और एल्यूमिनियम का होता है उजला सफेद। टिन का होता है चांदी की तरह सफेद। और जिंक का होता है नीलापन लिए उजला सफेद। और लेड का होता है ब्लूइश ग्रे। अच्छा, जो ITI किया है वो समझ सकता है कि इसमें से जो क्वेश्चन, जो टॉपिक डाला हूं मैंने, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये सारे क्वेश्चन आए हैं, टिन का कलर भी पूछा गया है पेपर में, एल्यूमिनियम का भी पूछा गया है, जिंक का भी पूछा गया है और लेड का भी पूछा गया है, ठीक है। तांबा का भी आया है। तो मैंने ये सारे कवर करने की कोशिश किया। सेकंड गुण होता है भार, वेट जिसको बोलते हैं हम ना। तो प्रत्येक धातु का भार भी अलग होता है, जिसे प्रति घन सेंटीमीटर या प्रति घन इंच से लिया जाता है। अच्छा, भार किस पर डिपेंड करता है? घनत्व पर, ठीक है। तो इसकी यूनिट भी पूछी जाती है ना, तो ये भी याद रखना है हमको, घन सेंटीमीटर या प्रति घन इंच से लिया जाता है। भार धातु के घनत्व पर निर्भर करती है। घनत्व की इकाई होती है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस हमको याद रखना है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब धातु का भार जो होता है घनत्व पर निर्भर करता है, तो हमें घनत्व याद रखना है धातु का। लेड धातु जो होती है, सीसा जिसको बोलते हैं, सबसे भारी धातु है। इसका घनत्व कितना होता है? 11.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये सब घन सेंटीमीटर में है। एल्यूमिनियम सबसे हल्की धातु होती है। इसका घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पीतल पीतल का घनत्व होता है 8.4 से 8.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। टिन का होता है 7.28। तांबा का होता है 8.96।
और जिंक का होता है 7.14। और वैसे ही जल का घनत्व पूछा जाता है, तो जल का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। इसमें डिफरेंस है ना, थोड़ा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी इसरो में पूछा गया है। जल का घनत्व कितना होता है, तो जल का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे। जल का घनत्व होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 किलोग्राम प्रति घन से मीटर, 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर, 100 किलोग्राम प्रति घन मीटर, या 10 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो अभी हमने पढ़ा क्या होगा इसका सही आंसर, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है। अभी इसमें साथ में देखना डस्टबिन का कलर। डस्टबिन का प्लास्टिक और टॉक्सिन हजट के लिए कलर क्या होता है, पीला। लोहे के लिए क्या होता है, लाल। सब्जी के लिए क्या होता है, काला। और कागज के लिए क्या होता है, नीला। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अपेक्षित घनत्व की इकाई होती है, क्या होती है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो अपेक्षित घनत्व की इकाई अभी हमने क्या पढ़ा, घनत्व की इकाई होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसमें सही है। अभी घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका ये इकाई होती है। ड्रिल चक कितने साइज में मिलते हैं, ड्रिल चक हमें 6, 12, 18, 3 साइज में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट घनत्व का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटीज। तो विशिष्ट घनत्व का मात्रक कितना होता है हमारा, ऑप्शन ए, देखो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर, या ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन मीटर, या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। वैसे यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ भार बटे प्रयास। ये सेल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सेल में पूछा गया क्वेश्चन, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे प्रयास। किसी विकृति की कोई यूनिट नहीं होती, ये हमको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इसरो में पूछा गया। अगला प्रश्न है, विच इज द हैवीएस्ट मेटल इज इन द फॉलोइंग, मतलब जो निम्न में से सबसे भारी मेटल कौन सा है। अभी हमने ऊपर देखा सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, लेड, मरकरी, टाइटेनियम या गोल्ड। तो इनमें सबसे भारी कौन सा है हमारा, लेड। लेड का एस क्या होता है, गेलेना। गेलेना का लेड का टेम्परेचर कितना होता है, 330 या 327। इसका घनत्व कितना होता है, 11.35। समान ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है, 27.5 डिग्री। अगला देखते हैं हम, गलनीयता, मतलब मैकेनिकल भौतिक प्रॉपर्टी में आती है गलनीयता, फिजिबिलिटी। धातु को एक निश्चित ताप तक गर्म करने पर द्रव बन जाती है, जिस ताप पर वह द्रव बनती है वही उसका गलनांक होता है। तो पीतल का गलनांक कितना होता है, 880 से 950। तांबा का होता है 1083। एल्यूमिनियम का होता है 658। टिन का होता है 230। जिंक का होता है 420। लेड का होता है 330। रॉट आयरन का होता है 1600। कास्ट आयरन का होता है 1250। टंगस्टन का होता है 3380। निकिल का होता है 1450। क्रोमियम का होता है 1380। वेनेडियम का होता है 1720। कैडमियम का होता है 320। और माइल्ड स्टील का होता है 1500। अच्छा, इन सारे जो टेम्परेचर है, मेटल के टेम्परेचर दिए, इनसे क्वेश्चन बने हैं। अब कैसे क्वेश्चन बने हैं हम आगे देखते हैं। माइल्ड स्टील का गलनांक होता है, इसरो का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 900, 500 या 3000। तो अभी हमने पढ़ा माइल्ड स्टील का टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ ऑप्शन ए सही है, 1500। जैसे एल्यूमिनियम का गलनांक लगभग होता है 1000, 500, 1500 या 660। तो कितना होता है, 658, राउंड फिगर में 660
60। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम मिश्र धातु का यंग गुणांक है 260 जीपीए, 120, 70 या ये 210। तो माइल स्टील का एल्यूमिनियम मिश्र धातु का यंग गुणांक कितना होता है हमारा? ऑप्शन सी सही है, 70 जीपीए। अगला गुण आता है चालकता। धातु का वह गुण जिसके द्वारा वह ताप या बिजली का सुचालक होती है, मतलब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करती है, उसको चालकता कहते हैं। तामा बिजली और ताप का अच्छा सुचालक होती है। लेमिनेटेड फ्लोनिक्स जो होता है सबसे मतलब लेमिनेटेड फ्लोनिक्स की घटिया ताप चालकता होती है। ये प्रश्न भी आता है ना। अब आगे कैसे प्रश्न आते हैं हमको देखते हैं। ऊष्मा का उत्तम चालक है लोहा, सिल्वर, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक क्या होता है? सिल्वर, ऑप्शन बी। अगला है स्ट्रक्चर, मतलब धातु की बनावट। प्रत्येक धातु की अंदरूनी बनावट अलग अलग होती है जिसे धातु को तोड़कर देखा जा सकता है। स्टील की होती है ग्रेनुलर, रॉट आयरन की होती है रेशेदार, कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइट, तांबा की होती है तंतुमय और जिंक की होती है दानेदार। अभी देखो स्टील के हमको याद रखना है, बाकी का मैं अभी याद कर देता हूँ। स्टील की होती है ग्रेनुलर, और रॉट आयरन, रा से रॉट आयरन और रा से रेशेदार या फाइबर, है ना। का से कास्ट आयरन, का से क्रिस्टलाइट, और ता से तामा और ता से तंतुमय, और जिंक से दानेदार। जिंक में जो है देखो अम की बिंदी है, ठीक है, मतलब एक बिंदी दाना है, तो जिंक से दानेदार। अगला भौतिक गुण होता है अपारदर्शक। प्रत्येक धातु अपारदर्शक होती है, अर्थात किसी भी धातु में आर पार नहीं देखा जा सकता है। अगला गुण आता है चुंबकीय। धातु के इस गुण में चुंबक धातु को अपनी ओर खींचता है। यह गुण केवल फेरस मेटल में होता है। यह देखे हमने भौतिक गुण। अब आगे देखते हैं यांत्रिक गुण, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें आता है लचीलापन, इलास्टिसिटी। धातु का वह गुण जिसमें यदि धातु पर बाहर डाला जाए उसमें लचक आ जाती है, लेकिन जब बाहर हटा दिया जाए तो धातु अपनी पुरानी दशा में आ जाती है। मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग इमेज में लाओ आप। जैसे यदि किसी स्प्रिंग को बाहर लटका दिया जाए तो वह खिंच जाता है, यानी उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर हटाया जाता है स्प्रिंग अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो धातु के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? लचीलापन, इलास्टिसिटी। अब इसके प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं हम नीचे देखते हैं। अब प्लास्टिसिटी में भी कुछ और गुण आते हैं, जैसे यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट क्या होता है? यदि धातु पर भार या खिंचाव लगातार बढ़ाया जाए, किसी धातु को हम लगातार खींचे, तो एक बिंदु ऐसा भी आएगा जब भार थोड़ा सा भी बढ़ने पर धातु भी में लगातार फैलाव जारी हो जाए। इसी बिंदु को जहां से फैलाव जारी हो जाता है उसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब इसमें परमानेंट सेट भी आता है। यदि धातु पर भार लगातार बढ़ाया जाए तो उसमें आया फैलाव जब स्थायी रूप धारण कर लेता है तो भार हटाने के बाद भी वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाती। इसी को हम परमानेंट सेट कहते हैं। आगे देखते हैं हम टेनासिटी। अब टेनासिटी क्या होती है? धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर दबाव डालने या खींचने पर भी टूटता नहीं है। खिंचाव सहन करने की शक्ति को ही हम टेनासिटी कहते हैं। ये पॉइंट हमको याद रखना है। क्या? खिंचाव सहन करने की शक्ति को ही हम टेनासिटी कहते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व कर पाएंगे। टेनासिटी में आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, उस अधिकतम दबाव या खिंचाव की ताकत को जिसे धातु सहन कर सकती है, अर्थात जिस पर कोई धातु टूटती नहीं है, उसे हम धातु की टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूनिवर्सल टेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन हमको याद रखना है। एक प्रश्न, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम यूनिवर्सल टेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। आगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, उस अधिकतम दबाव या खिंचाव की ताकत जिस पर धातु टूट जाती है, उसे धातु की अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। वर्किंग स्ट्रेस, एक धातु की समान व्यास की तार
यदि एक ही धातु की समान व्यास की तारें हो तो उनकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बराबर होगी, जबकि एक ही धातु की मोटी या पतली तारों की अल्टीमेट स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, क्योंकि इसका आयतन अलग अलग होगा। इसलिए धातु पर जो भार या दबाव डाला जाता है वह अल्टीमेट स्ट्रेस का छठा भाग होता है। इस दबाव या भार को ही वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। इसी को आधार बनाकर बड़ी बड़ी मशीनों के पार्ट से पुल बनाए जाते हैं। अब इसको देखते हैं नीचे। इसमें आता है सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस का छठा भाग होता है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है? अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। ये फॉर्मूला हमको पेपर में पूछा गया है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? धातु को दबाते समय जो दबाव डाला जाता है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? धातु को कैंची द्वारा काटने से जो दबाव पड़ता है उसे शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। अभी प्रश्न क्या बन सकते हैं हम आगे देखते हैं। एक सरल मशीन में यांत्रिक लाभ की परिभाषा है प्रयास बटे लोड, कार्य बटे प्रयास, लोड बटे प्रयास या प्रयास द्वारा चलित दूरी। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है? ऊपर देखे हमने, यांत्रिक लाभ होता है लोड बटे प्रयास, मतलब भार बटे प्रयास। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला, चरम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात है द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। अभी पढ़े अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है हमारा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऐसे प्रश्न आएंगे। ये जो प्रश्न है हमारा इसरो का प्रश्न है। अगला, लंबाई और मूल लंबाई में परिवर्तन को कहा जाता है प्रतिबल, विकृति, सुरक्षा का गुणांक और यंग मापांक। लंबाई और मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम विकृति। विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है, ये हमको ध्यान रखना। ऑप्शन में आता है कि विकृति की यूनिट होती है। आगे देखेंगे, इसका भी एक प्रश्न है आगे। विकृति का यूनिट है, देखो प्रश्न आ गया, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब अब बताओ इसमें से विकृति की यूनिट क्या होगी? तो अभी हमने पढ़ा, तो इसमें क्या है? विकृति की कोई यूनिट है, ऑप्शन डी सही है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला, प्लास्टिसिटी। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर दबाव या ताप या दोनों के प्रभाव से इसे निश्चित आकारों में बदला जाता है। इस गुण के कारण धातु विभिन्न दिशाओं में फैलना शुरू हो जाती है और स्थायी रूप धारण कर लेती है। इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिक का उदाहरण ले सकते हैं, इसमें दबाव डालेंगे तो फैल जाती है, मतलब स्थायी रूप धारण कर लेती है। प्रश्न क्या है? बाहरी बल के प्रभाव के अधीन विनाश के बिना उसकी आकृति परिवर्तित करने की क्षमता निम्नलिखित गुणधर्म के कौन से धातु में है? ऑप्शन ए, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी या स्टिलनेस या मेलेबिलिटी। अभी हमने पढ़े, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, प्लास्टिसिटी। अगला है हार्डनेस। धातु का वह गुण जिसके कारण एक धातु दूसरी धातु को आसानी से काट लेती है या खरोच पैदा करती है, उसको हार्डनेस कहते हैं। धातु की हार्डनेस चेक करने के लिए हम चार मेथड का उपयोग करते हैं। बिकर हार्डनेस होती है, ब्रिनेल हार्डनेस होती है, रॉकवेल हार्डनेस होती है और सौर हार्डनेस विधि होती है। अब इसमें से भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हम नीचे देखते हैं। पहली मेथड कौन सी है हमारी? बिकर हार्डनेस मेथड। इसका प्रयोग अधिक हार्ड मटेरियल को चेक करने के लिए करते हैं। ये भी याद रखना, ये प्रश्न बनता है। बिकर हार्डनेस का अधिक हार्ड मटेरियल चेक करने के लिए करते हैं। टूल का पॉइंट डायमंड का या कोनिकल होता है। इसमें 5 किलोग्राम प्रति फुट से 120 किलोग्राम प्रति फुट का लोड प्रयोग किया जाता है बिकर हार्डनेस में। अब आता है ब्रिनेल।
इसका प्रयोग नर्म धातु की हार्डनेस चेक करने के लिए करते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, एक प्रश्न आता है कि किस मेथड से नर्म धातु की हार्डनेस चेक कर सकते हैं, तो हम बीकर और ब्रिनेल में कंफ्यूज होते हैं। इसको कैसे याद करेंगे हम? तो ब्रिनेल में क्या है, ना है, और इधर नर्म धातु में भी ना है, तो ब्रिनेल का उपयोग कहाँ में करते हैं, नर्म धातु को चेक करने के लिए करते हैं। बाकी तो हार्ड धातु के लिए बीकर होगा। टूल हार्ड स्टील की बॉल या टंगस्टन कार्बाइड की बॉल होती है, इसका व्यास जो है 1, 2 या 5 या 10 mm तक होता है, ठीक है। इसके ऊपर 100 से 3000 किलोग्राम प्रति फुट तक लोड डाल सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, टूल स्टील की हार्ड बॉल या टंगस्टन कार्बाइड की बॉल होती है। अभी ब्रिनेल में से कौन कौन से मेटल की हम हार्डनेस चेक कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछता है। तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है, ब्रिनेल के लिए हमें लता का है, ला फॉर लेड, ता फॉर तामा, का फॉर कास्ट आयरन और ए फॉर एल्यूमिनियम। तो ब्रिनेल में क्या याद रखना है हमको, लता का है। ब्रिनेल में लता का है और ना से नर्म धातु। लेड, तामा, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम की हार्डनेस चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ब्रिनेल मेथड का उपयोग करते हैं। अगला है रॉकवेल हार्डनेस विधि। ये भी दो प्रकार की होती है, बी स्केल होती है, सी स्केल होती है। बी स्केल में धातु की हार्डनेस चेक करने के लिए हार्ड स्टील बॉल जिसका व्यास 1.588 mm होता है, इसके ऊपर कम से कम लोड 10 किलोग्राम प्रति फुट का और अधिकतम 100 किलोग्राम प्रति फुट का डाला जाता है। इसकी हार्डनेस रेंज 0 से 130 नंबर तक होती है, ये भी हमको याद रखना है। सी स्केल होती है, सी स्केल में हार्डनेस चेक करने के लिए डायमंड का कोण लगा होता है, जिसका कोण 120 डिग्री का होता है, ये भी याद रखना हमको, ये क्वेश्चन भी बनता है। इसके द्वारा हार्ड स्टील की हार्डनेस चेक की जाती है। इसके ऊपर कम से कम लोड जो है 10 किलोग्राम प्रति फुट से अधिकतम 150 किलोग्राम प्रति फुट तक डाल सकते हैं। इसकी हार्डनेस रेंज 0 से 100 नंबर तक होती है, 0 से 100 नंबर तक होती है। अभी रॉकवेल मेथड से किन किन मटेरियलों की हम हार्डनेस चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या याद रखना है, ए माता की आई, ए फॉर एल्यूमिनियम, मा फॉर माइल्ड स्टील, ता फॉर तामा और आ फॉर एलॉय स्टील। इन मटेरियलों की हम हार्डनेस रॉकवेल मेथड से चेक कर सकते हैं। अब आती है हमारे सौर हार्डनेस मेथड, इसको ध्यान से देखना क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, इस विधि में उन पार्टों की हार्डनेस चेक की जाती है जिन्हें हार्डनेस टेस्ट मशीन के पास नहीं ला सकते। इस विधि में सौर स्क्लेरोस्कोप का प्रयोग बड़े पार्टों की हार्डनेस चेक करने के लिए करते हैं। इस विधि में डायमंड हैमर को निश्चित ऊंचाई से जॉब पर गिराया जाता है। सौर हार्डनेस, ठीक है। प्रश्न है, अपघर्षक या कर्तन को प्रतिरोध करने के एक धातु के गुण को कहते हैं, टफनेस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी या हार्डनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट एब्रेशन ऑफ कटिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं प्रतिरोध करने के एक धातु के गुण को? ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, हार्डनेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अपघर्षक को प्रतिरोध देता है? अपघर्षक को प्रतिरोध देता है, टफनेस, डक्टिलिटी, हार्डनेस या मेलेबिलिटी। रेजिस्टेंस कौन देता है हमको? हार्डनेस, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, टफनेस, धातु का वह गुण जो धातु को बार बार मोड़ने या मरोड़ने पर भी टूटने नहीं देता, उसे चिमड़ापन या टफनेस कहते हैं। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम देखते हैं, धातु के किस गुणधर्म के कारण वह प्रघात भार को सहन कर सकता है, मतलब झटका सहन करने की क्षमता किसमें होती है, वो टफनेस में होती है। ये प्रश्न इसरो में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, हार्डनेस बोलते हैं, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी या टफनेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, मजबूती या टफनेस। अभी धारा का मात्रक कितना होता है, एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक ओम।
अगला प्रश्न है, अचानक भार का प्रतिरोध करने के लिए पदार्थ में स्थायी गुणधर्म है को हम कहते हैं क्या? ब्रिटलनेस, फटीग, हार्डनेस या टफनेस? प्रतिरोध करने के लिए पदार्थ में स्थित गुणधर्म को क्या बोलते हैं हम? अचानक भार, है ना, मतलब झटका सहन करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? टफनेस। हमें पूछता है मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, ये भी प्रश्न आता है 7। ये सेल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है हमारी? 7। तापमान की यूनिट होती है केल्विन। एक धातु के प्रघात एवं प्रतिघात संघटक सहने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस या डक्टिलिटी? अभी पढ़े हमने, क्या बोलते हैं हम इसको? ऑप्शन बी सही है, टफनेस। अगला प्रश्न है, किसी धातु के ऊर्जा अवशोषण करने का गुण और बिना विभंग किए सुगठन विरूपण में बदलने को क्या कहते हैं? प्रबलता, कठोरता, सुदृढ़ता या तन्यता? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिसिटी डिफॉर्म विदाउट फ्रिक्सिंग स्कॉल? तो क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं टफनेस। अगला प्रश्न, धातु के प्रघात और संघटक को सहने की क्षमता खालिस्तान के कारण होती है। ब्रिटलनेस के कारण, टफनेस, हार्डनेस या डक्टिलिटी? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? टफनेस। अगला है मेलिबिलिटी। धातु के इस गुण के कारण उसे ठंडी हालत में पीटने या रोलिंग करके चादरों के रूप में बनाया जाता है, लेकिन यह टूटता नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेलिबिलिटी कहते हैं। सबसे अधिक यह गुण सोने और चांदी में पाया जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गुणधर्म धातु को पतली शीट में बदलने देता है? टफनेस, हार्डनेस, डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी? तो पतली शीट में बदलने के लिए अभी देखे हमने क्या होता है? मेलेबिलिटी। ऑप्शन बी डी सही है, इसको मेलेबिलिटी के कारण होता है। टफनेस जो होता है, झटका सहन करने की क्षमता होती है टफनेस में, और डक्टिलिटी से तार बनाया जाता है। अगला प्रश्न, धातु के गुण जिसे पतली चादर में वियोजन या तड़ेन के बिना बिल्लित या हथौड़े से तोड़ने को कहा जाता है? ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी हार्डनेस, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी या आघात बर्निता? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी आघात बर्निता। अगली प्रॉपर्टी मतलब गुण होते हैं यांत्रिक गुण, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? इस गुण के कारण धातु की पतली बारीक तारें बनाई जाती है और तार बनाते समय वह टूटती नहीं है। इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। यह गुण सोना, चांदी और प्लेटिनम में पाया जाता है। इससे प्रश्न क्या बनते हैं देखते हैं। किसी धातु की तन्यता उसे खालिस्तान के लिए सक्षम बनाती है। तीसरों में पूछा गया प्रश्न है। पतली बार में कर्षित होने, सूक्ष्म सीटों का आकार देने, कम बल से छोटे टुकड़ों में तोड़ने या दूसरी धातु को काटने के लिए? ये तो हार्डनेस का हो गया, ठीक है। तन्यता का क्या होता है? पतली बार में कर्षित करने के लिए। ऑप्शन ए वह सही है। अगला प्रश्न, धातु के गुण जिससे प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार का बना सकते हैं को कहते हैं? मैलिबिलिटी कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं या ब्रिटलनेस कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या है? डक्टिलिटी, टफनेस, मैलिबिलिटी, हार्डनेस? इसमें सही क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस धातु का उत्तम उत्तम आघातवर्ध है? कॉपर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम या गोल्ड? तो सबसे ज्यादा आघातवर्धीता किसमें होती है हमारी? सोने में। तांबा का गलनांक कितना होता है? 1083। अगला गुण होता है फटीग रेजिस्टेंट। धातु का वह गुण जिसे जिससे वह झटके सहन कर सकती है, इसको फटीग रेजिस्टेंट कहते हैं।
भंगुरता, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु चोट लगने पर टूट जाती है। यह गुण सीसा और कास्ट आयरन में अधिक पाया जाता है। प्रश्न कैसे बनते हैं? खालिस्तान के लिए मृदुकरण किया जाता है। टेम्परिंग। कठोरता बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य में सुधार करने के लिए, प्रतिबल से मुक्त करने के लिए, मशीनिंग सुकरता बढ़ाने के लिए। तो हम टेम्परिंग क्यों करते हैं? टेम्परिंग करते हैं हम प्रतिबल से मुक्त करने के लिए, लिविंग द स्ट्रेस। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। इंक्रीज टफनेस, रिड्यूस ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस को कम करते हैं और टफनेस को बढ़ाने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है? 12 से 15 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की भंगुरता सर्वाधिक है? भंगुरता सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील या कॉपर। तो अभी हमने देखे सबसे ज्यादा भंगुर क्या होता है? कास्ट आयरन। ऑप्शन बी सही है। अभी एबीसी जो होता है हमारा, फर्स्ट एड में एबीसी होता है, जिसमें ए का मतलब क्या होता है? एयरवे, बी का ब्रीथिंग, सी का सर्कुलेशन। ये हमको याद रखना है। अगला गुण होता है मशीनेबिलिटी, वह गुण जिसके कारण धातु की मशीनिंग आसानी से की जा सकती है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं देखते हैं। निम्नलिखित धातु के गुण में से कौन सा बलकृत गुणधर्म नहीं है, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है? अभी हमने ऊपर देखे फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा गुणधर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता है? इलास्टिसिटी, टफनेस, कंडक्टिविटी या मलेबिलिटी। तो अभी हमने देखे, इसमें सही आंसर क्या हो सकता है हमारा? ऑप्शन सी, कंडक्टिविटी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में नहीं आता, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। अगला टॉपिक है हमारा, द पॉइंट है आयरन ओर। लोहा खानों से खनिज के रूप में प्राप्त होता है, जिससे बहुत सारी अशुद्धियां भी मिलती है। इस अशुद्ध लोहे को ही आयरन और या लोहे का अयस्क कहते हैं। साधारणतः आयरन ओर में 40 से 70% तक लोहा होता है, जिसे शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है। अभी लोहा के आयरन ओर क्या होते हैं देखते हैं। हेमेटाइट पहले आता है, पहला लोहा होता है हेमेटाइट नाम का। ये भी दो प्रकार का होता है। रेड हेमेटाइट होता है, जिसमें इस आयरन में इस आयरन ओर में लोहे की मात्रा 70% होती है। रेड हेमेटाइट में 70% लोहा होता है। ब्राउन हेमेटाइट में इस आयरन ओर में लोहे की मात्रा 50 से 90% तक होती है। हेमेटाइट ओर की दोनों किस्में भारत में पाई जाती है। यह झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मैसूर के कर्नाटक में पाया जाता है। अगले प्रकार का लोहा होता है लिमोनाइट। इसे हाइड्राहेमेटाइट और भी कहते हैं। इसमें 60% तक लोहा होता है। यह भूरे रंग का होता है। ये भी याद रखना होगा, परसेंटेज है ना, किसमें कितना परसेंट लोहा होता है, ये भी पूछता है। मैग्नेटाइट होता है, इसे ब्लैक और मैग्नेटाइट या लोड स्टोन भी कहते हैं। इसमें 72% तक लोहा होता है। इसमें चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है। यह भारत में चेन्नई में और विदेशों में कनाडा और अमेरिका में पाया जाता है। मैग्नेटाइट है ना, चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है मैग्नेटाइट में। और था साइराइट, इसे स्पेथिक आयरन ओर भी कहते हैं। इसमें 48% तक लोहा होता है। पाइराइट, इसमें 40% से कम लोहा होता है। क्ले आयरन स्टोन, यह सबसे अशुद्ध आयरन ओर है। यह भारत में झारखंड में रानीगंज और झरिया की खानों में पाया जाता है। अभी देखते हैं हम प्रश्न कैसे यहाँ पर बनेंगे, हम पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क नहीं है? विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयरन ओर? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट या लेमोनाइट। कौन सा लोहा अयस्क नहीं है? तो इसमें क्या है, बॉक्साइट लोहा अयस्क नहीं होता है। ठीक है। बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। एल्यूमिनियम का एक्स होता है बॉक्साइट। प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क नहीं है?
मतलब प्रश्न तो एक ही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेमेंटेटाइट और कार्बोनाइट। उसमें बॉक्साइट था, सही आंसर इसमें बॉक्साइट था। इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, कार्बोनाइट लोह एस नहीं है। अब ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में से पिग आयरन तैयार किया जाता है। कच्चा लोहा जो होता है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त करते हैं। इसकी भट्टी जो होती है गोलाकार शंकु के आकार की होती है। इसमें ईंटों की चिनाई फायर क्ले से करते हैं। फ्लेक्स के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। चार्जिंग मटेरियल थ्रस्ट वाले भाग से डालते हैं। ये एमपीटीओ में आया क्वेश्चन है। चार्जिंग मटेरियल डाला जाता है थ्रस्ट वाले भाग से। गर्म हवा देने के लिए 12 से 15 नोजल लगे होते हैं। पिघली धातु टिप्ड होल से बाहर निकालते हैं। ये प्रश्न भी बनता है ना, ये भी याद रखना है। 12 से 16 नोजल होते हैं गर्म हवा देने के लिए, और पिघली धातु जो होती है टिप्ड होल से बाहर निकालते हैं। प्रश्न है, लोहा एस के प्रगलन से खालिस्तान की प्राप्ति होती है। बाय स्मेल्टिंग आयरन और भी गेट, मतलब क्या प्राप्त होता है लोहा एक्स से? कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन या लो कार्बन स्टील। तो लोहा एक्स हमें क्या प्राप्त होता है? पिग आयरन, कच्चा लोहा जो कि ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होता है। कास्ट आयरन किससे होता है? क्यूपुलर फर्नेस से। रॉट आयरन जो होता है पुडलिंग फर्नेस से। ये प्रश्न भी हमसे बनता है, पूछता है। लोहे के निर्माण हेतु कौन से एक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? बॉक्साइट, लेमोनाइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। तो लोहा एक्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं हम? बॉक्साइट का। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन क्या चीज है देखते हैं। पिग आयरन को कुपला फर्नेस में पिघला कर तैयार किया जाता है। इसमें ग्रेफाइट होता है जो सेल्फ लुब्रिकेटर का काम करता है। मशीनिंग करते टाइम कूलेंट की जरूरत नहीं होती है। इसमें केवल फ्लेम हार्डनिंग की जाती है। ये सारे पॉइंट हमको याद रखना है। कास्ट आयरन में केवल फ्लेम हार्डनिंग की जा सकती है। इसका गलनांक 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। टेंसाइन स्ट्रेंथ 4000 एलबीएस प्रति स्क्वायर इंच होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16000 एलबीएस प्रति स्क्वायर इंच होता है। ग्रे कास्ट आयरन का रंग ग्रे या भूरा होता है। व्हाइट कास्ट आयरन का रंग सफेद होता है। प्रश्न क्या बनता है? ढलवा लोहा में मौजूद कार्बन कण की मात्रा होती है 2 से 4%, 0 से 2%, 5 से 8%, 8 से 10%। तो कास्ट आयरन में जो है कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुण के कारण मशीन बॉडी में ढलवा लोहा उपयोग किया जाता है। ढलवा लोहा मशीन बॉडी में उपयोग किया जाता है। क्या कारण होता है कि ढलवा लोहा का उपयोग करते हैं? निम्न पिघलने की बिंदु होती है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। घिसाई के विरुद्ध प्रतिरोध, उच्च दबावी शक्ति और शॉक के प्रति प्रतिरोध, या निम्न दबाव मटेरियल। तो ढलवा लोहा का सबसे अच्छा गुण क्या होता है जिसके कारण मशीन की बॉडी बनाई जाती है? ऑप्शन सी सही होगा, उच्च दबावी शक्ति और शॉक के प्रति प्रतिरोध करता है। मतलब हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंट टू शॉक। अब देखते हैं हम रॉट आयरन। रॉट आयरन सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें 99.8% तक लोहा होता है। ये प्रश्न भी हमसे पूछता है। इसे पुडलिंग फर्नेस में व्हाइट कास्ट आयरन पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न भी हमसे पूछता है। फिर लोहे में जो होता है 99.7 से लेके 99.9% तक लोहा होता है। 0.01% से 0.2% तक सिलिकॉन होता है। कार्बन की मात्रा 0.02 से 0.03% तक होती है। इसका परसेंटेज भी हमसे पूछा जाता है पेपर में। अभी देखते हैं प्रश्न, पिटवा लोहे की शुद्धता स्तर क्या है? मतलब रॉट आयरन की शुद्धता स्तर कितनी होती है? अभी हमने पढ़े यहाँ पर। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या है। 90.9%, 95.9%, 99.9% और 93.9%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इसमें देखते हैं, ये इसरो में पूछा गया प्रश्न है। अभी रीमर साइज क्या होता है? रीमर साइज ड्रिल साइज माइनस अंडर कट प्लस ओवर कट।
अब इसमें ओवरकट क्या होता है, 5 से कम का जो ड्रिल है उसके लिए 0.1 से 0.2 तक ओवरकट रखा जाएगा। 2 से 20 के साइज के मतलब टूल के लिए 0.2 से 0.3 तक ओवरकट रखा जाएगा। 21 से 50 के लिए 0.3 से 0.5 तक ओवरकट रखा जाएगा। 50 से अधिक साइज का डायमीटर का टूल है तो उसके लिए 0.5 से 1 तक ओवरकट हमको रखा जाता है। आगे देखते हैं कार्बन स्टील। कार्बन स्टील क्या होता है, इसमें लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। लोहे और कार्बन के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, स्टील। ये प्रश्न भी हमको सेल में आया है। इसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा 1.5% तक होती है। इसे निश्चित तापमान पर गर्म करके पानी या तेल में डुबोकर हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। इसमें रॉट आयरन में कार्बन मिलाकर या कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कम करके तैयार किया जाता है। तो रॉट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन से रॉट आयरन तैयार किया जाता है, ठीक है। तो कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कम कर दो तो कार्बन स्टील प्राप्त होगी, या रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा बढ़ा दो तो कार्बन स्टील प्राप्त होगा। अभी कार्बन स्टील 3 प्रकार की होती है। लो कार्बन स्टील, इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.25 तक होती है। इसको फोर्जिंग कर सकते हैं, बहुत ही डक्टाइल और मेलेबल होती है। इसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। इसे हार्ड व टेम्पर नहीं कर सकते, बल्कि इसे केस हार्ड किया जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। उपयोग, इसकी तारें, सीट, फ्लैट रॉड, राउंड रॉड, एंगल और आयरन, एंगल आयरन, नट और बोल्ट बनाए जाते हैं लो कार्बन स्टील से। अभी देखते हैं मीडियम कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा 0.3 से 0.7% तक होती है। यह माइल्ड स्टील की अपेक्षा मजबूत और हाई कार्बन स्टील से चिमड़ा होता है। इसे ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड व टेम्पर कर सकते हैं। इसका उपयोग खेती के औजार, स्प्रिंग, तारें, तार के रस्से, रेलवे टायर्स और बड़ी फोर्जिंग डाई बनाई जाती है मीडियम कार्बन स्टील से। अब हाई कार्बन स्टील में, इसमें कार्बन की मात्रा 0.75 से 1.5% तक होती है। इसमें ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड किया जा सकता है। इसे 370 डिग्री टेम्परेचर पर टेम्पर भी किया जाता है। यह मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा अधिक भंगुर होती है। वही भंगुर क्यों होती है उसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी। कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो भंगुरता भी का भी गुण आएगा। इसका प्रयोग तेज धार वाले कटिंग टूल बनाने में करते हैं। इसमें हाई कार्बन स्टील में 0.7 से 0.9% तक कार्बन होती है। इसके सीयर, ब्लेड, कोल्ड चीजल, स्प्रिंग, लकड़ी काटने वाले औजार बनाए जाते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 0.9 से जिसमें कार्बन की मात्रा 0.9 से 1.1% तक होती है। उसकी डाई प्रेस, डाई और कारपेंटर टूल बनाए जाते हैं। जिसमें कार्बन की मात्रा 1.1 से 1.5% तक होती है। उसके ड्रिल, रिमर, फाइल, स्क्रैपर, मिलिंग कटर, गेज, टेप और दूसरी धातु काटने वाले औजार बनाए जाते हैं। और जब कार्बन की मात्रा 0.8% से अधिक होती है तो स्टील में भंगुरता का गुण आता है। ये भी याद रखना है। भंगुरता का गुण कब आता है, जब स्टील में 0.9% से अधिक कार्बन की मात्रा होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदुल इस्पात का यंग मॉड्यूल्स क्या है। ऑप्शन है 21 इंटू 10 की घात 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 210 गुणे 10 की घात 210 गुणे 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या 70 गुणे 10 की घात 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या 7 गुणे 10 की घात 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही आंसर क्या होगा हमारा, माइलस्टोन का यंग मॉड्यूल क्या होता है, 210 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। त्वरण शक्ति का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। होल का लोअर डिवीजन 0 होता है और शाफ्ट का अपर डिवीजन 0 होता है। होल का लोअर और शाफ्ट का अपर 0 होता है। अगला प्रश्न है, माइल्ड स्टील में कार्बन का अंश है 0.2 से 0.6, 0.15 से 0.3, 0.6 से 0.8 और 0.1 से 0.2। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.15 से 0.3।
परसेंट तक कार्बन की मात्रा होती है। अगला है लोहे में जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ेगी तो यह ज्यादा बनेगा। यह इसरो में पूछा गया प्रश्न है ना। लोहे में जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ेगी यह सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, डक्टाइल होगा या सशक्त होगा। ठीक है, टफर होगा। तो कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, ये कठोर होते जाएगा। ऑप्शन बी सही है। फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं 18 और फंडामेंटल डिवीजन कितने होते हैं 25। ये प्रश्न भी सेल में पूछा गया प्रश्न है। दोनों प्रश्न आए हैं। फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं 18 और फंडामेंटल डिवीजन कितने होते हैं 25। अगला प्रश्न है खालिस्तान पर सादा कार्बन स्टील में अधिकतम बल होता है। इसमें अधिकतम बल होता है 0.8% कार्बन, 1.1% कार्बन, 0.5% कार्बन या 1.5% कार्बन। तो सबसे अधिक बल किसमें होता है 0.8%। जिस स्टील में कार्बन होगी उसमें स्टील स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फेरस धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। ऑप्शन मरकरी, सोडियम, आर्गन या मैग्नीशियम। इसमें बोला कौन सा अधातु है, तो मरकरी भी धातु है, सोडियम भी धातु है और मैग्नीशियम भी धातु होती है। सही आंसर हमारा होगा आर्गन। आर्गन क्या है, एक गैस है। ऑप्शन सी सही। अब बात करते हैं अलौह धातु की। ये सारे टॉपिक जो है एसपीएमसीआई के जो नोटिफिक पेपर के लिए जो टॉपिक दिया है उससे लिया हूँ मैंने, जिसमें अलॉय स्टील के बारे में भी पूछने की सिलेबस में दिया है। तो अलॉय धातु क्या होती है, अलॉय स्टील दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बने स्टील को अलॉय स्टील कहते हैं। इसमें आयरन और कार्बन के अतिरिक्त दूसरी अलौह धातु मिलाई जाती है, जैसे निकिल, क्रोमियम, तांबा, कोबाल्ट और टंगस्टन। अच्छा, लोहा और कार्बन के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, स्टील। ये प्रश्न आता है ना, लोहा और कार्बन के मिश्रण को क्या बोलते हैं। इसमें पहला देखते हैं हम हाई स्पीड स्टील। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाई स्पीड स्टील, इसमें क्या होता है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कार्बन और बाकी मात्रा का आयरन होता है। तो टंगस्टन इसमें 18% होता है, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम और 0.6% कार्बन होता है, बाकी का आयरन मिलाया जाता है। दूसरे प्रकार का कास्ट आयरन भी बनता है जिसमें 18% टंगस्टन होता है और तीसरे में 22% का टंगस्टन होता है। प्रश्न आता है कि हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन की मात्रा होती है तो उसमें परसेंटेज देता है, तो हमको 14, 18 और 22 याद रखना है ना। तीनों प्रकार के हाई स्पीड स्टील का प्रयोग कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है, जैसे ड्रिल, टेप, डाई, रिमर, मिलिंग कटर, हेक्सा ब्लेड आदि से बहुत ही उच्च गति पर कार्य कर सकते हैं। प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्या दिया है, इसरो में पूछा गया प्रश्न है विभिन्न धातु मिश्रणों को मिलाकर विभिन्न मिश्र धातु इस्पात का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातुओं के घटकों का संयोजन हाई स्पीड स्टील में इस्तेमाल किया जाता है। टंगस्टन, निकिल, मोलिब्डेनम, निकिल, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीशियम और क्रोमियम, वेनेडियम और टंगस्टन। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ 18, 4, 1 हाई स्पीड टूल। तो अभी बताया था मैंने क्या होगा, 18% क्या होता है, 4% क्या होता है, 1% क्या होता है। तो 18% तो टंगस्टन होगा। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन। 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 है, इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आधात्विक पदार्थों के कर्तन के लिए औजार पदार्थ अच्छा है। इसरो में पूछा प्रश्न है कार्बन स्टील, उच्च गति इस्पात, स्टेलाइट या उपरोक्त सभी। तो आधात्मिक पदार्थ के कर्तन के लिए हम स्टेलाइट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हाई स्पीड स्टील में मुख्य मिश्र तत्व होता है। देखो ये प्रश्न पूछ लिया, तो टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है, मैग्नीशियम होता है। तो टंगस्टन जो होता है 14% होता है, 18% और 22% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
नेक्स्ट अलॉय धातु की बात करते हैं हम, इस निकिल स्टील। स्टील में निकिल की मात्रा 0.25 से 3.35 तक होती है। निकिल मिलाने से हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसमें जंग नहीं लगता। ध्यान रखना है, स्टील निकिल मिलाने से हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। 27% निकिल वाली स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है, ये भी याद रखना है हमको, ये प्रश्न भी बनता है। और 35% निकिल वाली स्टील को एनवा स्टील कहते हैं, इससे माइक्रोमीटर, घड़ी का पेंडुलम और समुद्री जहाज के पार्ट्स बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं क्रोमियम स्टील। क्रोमियम मिलाने से स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। स्टील में क्रोमियम की मात्रा 12% से अधिक कर दी जाए तो इसमें जंग नहीं लगता। इस पर तेजाब का असर भी नहीं होता है। इसके कटिंग टूल्स, सर्जिकल टूल्स, मशीन के पार्ट्स, वॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग बनाए जाते हैं। टंगस्टन स्टील, यह हाई स्पीड स्टील का दूसरा रूप है। टंगस्टन स्टील जो होता है हाई स्पीड स्टील का दूसरा रूप होता है। इसके कटिंग टूल्स, ड्रिल, टेप, डाई, रिमर, हेक्सा ब्लेड, मिलिंग कटर आदि बनाए जाते हैं। इससे बल्ब के फिलामेंट भी बनाए जाते हैं। टंगस्टन से जो होता है बल्ब का फिलामेंट भी बनाया, एक प्रश्न भी आता है। बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। स्टील में निकिल, क्रोमियम और कार्बन होता है। इसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, घड़ियों के पार्ट्स, घरेलू बर्तन, हवाई जहाज के पार्ट्स और कांटे, छुरियां बनाई जाती है। इसके रासायनिक पदार्थ के लिए टैंक भी बनाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील के। अब प्रश्न कैसे पूछते हैं। स्टेनलेस स्टील 304 में होता है, क्या होता है, 8% क्रोमियम, 18% निकिल, 18% क्रोमियम, 8% फेरस, मतलब Fe, 8% निकिल और 18% निकिल और 8% Fe, और 18% क्रोमियम और 8% निकिल। तो निकिल और क्रोमियम होता है, इस स्टेनलेस स्टील होता है, इसमें 18% क्रोमियम और 8% निकिल होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला टॉप है बेनेडियन स्टील। इसे आसानी से फोर्ज किया जा सकता है, यह झटके सहन कर सकता है। इसमें कार्बन 1.5%, टंगस्टन 12.5%, क्रोमियम 4.5% और बेनेडियम 5% होता है, और कोबाल्ट भी 5% होता है। इसका प्रयोग कटिंग टूल्स, स्पैनर आदि बनाने में करते हैं। बेनेडियम स्टील से स्पैनर बनाए जाते हैं ना, ये प्रश्न पूछते हैं। अब नॉन फेरस मेटल होता है, टॉपिक दिया हमको इसका भी, नॉन फेरस मेटल के बारे में पूछेगा एसपीएम सेल में, और ये लगभग हर टेक्निकल पेपर में पूछता है। नॉन फेरस मेटल में पहला आता है हमारा तांबा। इसका प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। इसका रंग लाल होता है और इसका गलनांक 1083 होता है। ये तीनों पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। चौथा पॉइंट क्या होता है, तांबे की एनेलिंग पानी में की जाती है, ठीक है। इसकी संरचना तंतु में होती है और तांबे में जंग लगता है, जिसे जिससे वह हरे रंग का हो जाता है। इसको पटीना बोलते हैं ना, ये भी याद रखना, पटीना बोलते हैं। अगला है सीसा या लेड। इसका प्रमुख एक्स गैलेना होता है। इसका रंग ब्लूइश ग्रे वाइट होता है। सबसे भारी धातु है और बहुत नरम होती है। इस पर पानी और तेजाब का असर नहीं होता है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं टीन की। इसका प्रमुख अयस्क कैसोटोराइड या टीन स्टोन होता है। इसका गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका रंग चांदी की तरह सफेद होता है। इसमें जंग नहीं लगता और संक्षारण प्रतिरोधी होता है। टीन, ये प्रश्न भी बनता है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक दिया है, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब पूरा जो भी मैंने नोट्स बनाया, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। आपको समझ में आएगा लास्ट तक। आप यदि क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि वास्तव में मैंने मेहनत आपके लिए बहुत की है। इससे, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे, इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। इसका प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। इसका रंग होता है ब्लूस वाइट और इसका गलनांक होता है 648। इसका प्रयोग बिजली तारें, हवाई जहाज के पार्ट्स, घरेलू बर्तन और पेंट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मतलब अगला टॉपिक, अगला जो है जिंक। इसका प्रमुख अयस्क जिंक सल्फाइड या कैलामाइन होता है। इसका गलनांक 420
डिग्री सेल्सियस होता है। रंग हल्का नीलापन लिए उजला सफेद होता है। इसकी संरचना दानेदार होती है। जिंक का प्रयोग गैल्वेनाइजिंग में करते हैं। जिंक का प्रयोग क्या में करते हैं? गैल्वेनाइजिंग में। और सेरेडाइजिंग में भी जिंक का प्रयोग करते हैं। सेरेडाइजिंग में भी जिंक का प्रयोग करते हैं। इसके सिर्फ क्वेश्चन डाला हूं मैंने, पॉलिशिंग से जो टॉपिक दिया है, लास्ट पॉइंट है हमारा, उस उसको कवर करेगा। तो गैल्वेनाइजिंग और सेरेडाइजिंग में जिंक का प्रयोग करते हैं। अब कुछ मिश्र धातु है जिनसे भी हमारे प्रश्न बनते हैं। दिया कॉपर और टिन। कॉपर और टिन से क्या बनता है हमारा? कांसा। और कॉपर जिंक और टिन से बनता है गन मेटल। गन मेटल को हम एडमिरल्टी ब्रॉस भी कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री जहाज के पार्ट्स बनाए जाते हैं क्योंकि समुद्र पानी में खराब नहीं होता। कॉपर लेड टिन एंटीमनी। कॉपर लेड टिन एंटीमनी को क्या बोलते हैं? इसको बाइट मेटल। कॉपर लेड टिन एंटीमनी से बनता है बाइट मेटल। कॉपर जिंक टिन एंटीमनी से बनता है बेबिट मेटल। निकिल कॉपर जिंक से बनता है जर्मन सिल्वर। प्रश्न आता है कि जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता? सिल्वर नहीं होता। कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक से क्या बनता है ना? मुंज मेटल। कॉपर और जिंक से पीतल भी बनता है, ठीक है। कॉपर और जिंक से पीतल बनता है, लेकिन कॉपर और जिंक 40-60-40 के अनुपात में यदि मिलाए जाएंगे तो बन जाएगा मुंज मेटल। ये 28/12/2022 के सेल के पेपर में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि 60-40 का अनुपात किस मेटल में होता है? तो मुंज मेटल में होता है ना। निकिल और कॉपर में क्या होता है? निकिल और कॉपर से मोनल मेटल बनता है, ठीक है। निकिल क्रोमियम स्टील को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अच्छा, प्रश्न बनता है कि मोनल मेटल में सेकंड लार्ज मटेरियल होता है, तो सेकंड लार्ज क्या होता है हमारा? कॉपर होता है। निकिल होता है 68% और 29% कॉपर होता है। प्रश्न देखिए, हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। मोनल धातु में कौन सा दूसरा मुख्य मिश्र तत्व होता है? ये देखो प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या देता है? सेकंड लार्ज मटेरियल कौन सा होता है मोनल मेटल में? तो क्या होता है हमारा? कॉपर। ये ऑप्शन है निकिल, जिंक, तांबा या मैग्नीज। तो सेकंड लार्ज मेटल क्या होता है? ऑप्शन सी सही है। अच्छा, निकिल का टेम्परेचर कितना होता है? 1458। जिंक का 420। कॉपर का 1083। दूसरा प्रश्न है देखो, 60-40 कांसा को धातु कहते हैं, क्या बोलते हैं? मुंज मेटल, गन मेटल, कोल्ड मेटल या नोबल मेटल। तो 60-40 के अनुपात में जो कांसा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कांसा मतलब पीतल, उसको ही हम मुंज मेटल कहते हैं, ठीक है। गन मेटल का मिश्र धातु को कहते हैं कॉपर जिंक और टीन, कजीटी के नाम से जानते हैं गन मेटल को। अगला है तांबा टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तांबा और टीन मिलकर क्या बनाते हैं हमारे? ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील या ऑल ऑफ अबव। तो तांबा और टीन मिलकर क्या बनाते हैं हमारा? कांसा। ऑप्शन ए सही है। पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक। और स्टील में क्या होता है? तांबा और जिंक। जिंक किसमें होता है? ब्रास में होता है। और स्टील में क्या होता है? स्टील में लोहा और कार्बन, ठीक है। पीतल में तांबा और जिंक, स्टील में लोहा और कार्बन होता है। ये पेपर कहाँ, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? इसरो के 16/11/2016 के पेपर, 26/11/2016 में पूछा गया था। अगला है प्रकाशा एक मिश्र धातु है, मतलब गन मेटल का क्या? अभी क्या बताया मैंने गन मेटल का? कजीटी, कॉपर जिंक और टीन। तो ऑप्शन देखते हैं हम कहाँ कॉपर जिंक टीन मिल रहा है। ऑप्शन ए में नहीं है। तांबा और जस्ता का नहीं होता। टीन और जस्ता नहीं होता। तांबा, टीन और जस्ता, सीसा, टीन और जस्ता, मतलब सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। कॉपर जिंक और टीन गन मेटल मिलकर गन मेटल बनाते हैं। अब प्रश्न है, अलोह मिश्र धातु का उदाहरण है। नॉन फेरस एलॉय, एलॉय की बात कर रहा है। एल्यूमिनियम, पीतल, टीन और जस्ता। तो एल्यूमिनियम का एस क्या होता है? बॉक्साइट।
टिन का होता है टिन स्टोन कैल्साइट, और जिंक का होता है कैलामाइन, सॉरी जिंक, हाँ जिंक का होता है कैलामाइन। तो मिश्र एलॉय धातु की बात करें तो एलॉय धातु क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पीतल। अब देखते हैं ऊष्मा उपचार क्या होती है, हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु को गर्म ठंडा करके उसकी अंदरूनी बनावट को बदला जाता है, उसके यांत्रिक गुणों को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, इसी को ऊष्मा उपचार कहते हैं। अभी ऊष्मा उपचार में स्टील के प्रमुख स्ट्रक्चर होते हैं ना, फेराइट स्ट्रक्चर, शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर होता है फेराइट स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, यह बहुत ही नर्म और डक्टाइल होता है। ये सारे पॉइंट याद रखना, इससे आगे जाके क्वेश्चन बनेंगे। सेमेंटाइट होता है, लोहा और कार्बन के रासायनिक मिश्रण को सेमेंटाइट कहते हैं। यह बहुत ही कठोर और भंगुर होता है, यह मजबूत नहीं होता लेकिन, ठीक है। पेयरलाइट स्ट्रक्चर होता है, यह फेराइट और सेमेंटाइट का मिश्रण होता है, फेराइट 88% और सेमेंटाइट 12% होता है। अब आस्टेनाइट, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। आस्टेनाइट स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है, इसको हमको याद रखना ना। आस्टेनाइट स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। अभी देखते हैं हम प्रश्न। सादा कार्बन इस्पात का तापन करते समय जिस तापमान पर उसे निम्न क्रांतिक बिंदु कहते हैं का निर्माण होता है। देखो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में स्टील को गर्म ठंडा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, क्या देखिए आस्टेनाइट। ऑप्शन देखते हैं हमें, फेराइट, पेयरलाइट, सेमेंटाइट या आस्टेनाइट। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मार्टेनसाइट। यह भी आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है, आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है मार्टेनसाइट। इसके लिए ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को तुरंत ठंडा करके नए स्ट्रक्चर में बदला जाता है, ये चीज हमको याद रखनी है ना। यहां से जो है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को तुरंत ठंडा करके नए स्ट्रक्चर में बदल दिया जाता है, क्या प्राप्त होता है उससे, मार्टेनसाइट। अब देखो प्रश्न क्या है, समन ऑस्टेनाइट को में परिवर्तित करता है, इसरो में पूछा है ना। फेराइट, सेमेंटाइट, मार्टेनसाइट या पेरलाइट। मतलब कि क्वेंचिंग ट्रांसफॉर्मर ऑस्टेनाइट को तुरंत ठंडा करके किस स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं हम, मार्टेनसाइट। अब भी ऊपर पड़े, ठीक है। देखो यहाँ ऊपर पड़े ना, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा करके नए स्ट्रक्चर में बदला जा सकता है, किसमें बदल सकते हैं, मार्टेनसाइट। अब बात करते हैं प्लेन कार्बन स्टील की प्रतिशत मात्रा के अनुसार यह 3 नामों से जानी जाती है। हाइपोटोक्टोइड स्टील, जिस प्लेन कार्बन स्टील में 0.8% तक कार्बन होती है, ये याद रखना। हाइपोटोक्टोइड में 0.8% कार्बन होती है, इकोटोक्टोइड में स्टील में केवल 0.8 होती है, और हाइपरटोक्टोइड में 0.8 से अधिक कार्बन स्टील होती है। कार्बन के परसेंटेज पे अलग अलग स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जिस स्टील में 0.008 से 0.025% तक कार्बन होती है उसे फेराइट स्ट्रक्चर कहते हैं। जिस स्टील में 0 से 0.8 तक कार्बन होती है उसे पेयरलाइट या फेराइट स्ट्रक्चर बनता है। जिस स्टील में केवल 0.8 तक कार्बन होती है उसे पेयरलाइट स्ट्रक्चर बनता है, और जिस स्टील में 0.8 से अधिक कार्बन होती है उसे सेमेंटाइट स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके प्रश्न देखते हैं कैसे प्रश्न पूछता है। देखो 0.025 से 0.008 कार्बन युक्त लोहे को कहते हैं, इसरो में प्रश्न पूछा गया, फेराइट, पेयरलाइट, सेमेंटाइट या हाइपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, फेराइट इससे कहते हैं। अब प्रश्न है हाइपर यूटेक्टाइड स्टील के लिए कार्बन प्रतिशत तक होता है। हाइपर में कितना होता है, 0.8 से अधिक, ठीक है। हाइपो में कितना होता है, हाइपो याद रखना, हाइपो में 0.8 से कम, और यूकेटेक्टाइल में 0.8, केवल 0.8,
और हाइपर में 0.8 से अधिक। अभी देखो उसमें भी प्रश्न बन गया, इस इस्पात जिसमें 0.8% तक कार्बन मौजूद है उसे कहते हैं, जिसमें 0.8 तक बोल रहा है, सिर्फ 0.8, तो हाइपोयूटेक्टाइट स्टील में केवल 0.8 से कम होती है, हाइपरटोक्टाइट में 0.8 से अधिक होती है, और यूटेक्टाइट में स्टील में केवल 0.8% होती है। और कास्ट आयरन में कितना कार्बन होता है, 2 से 4% तक हमारा कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। देखते हैं लोअर क्रिटिकल तापमान। अब लोअर क्रिटिकल तापमान क्या होता है, जिस तापमान बिंदु पर स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन आना शुरू होता है उसे लोअर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। यह तापमान 723 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये होता है हीटिंग के लिए। हीटिंग के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। अपर क्रिटिकल तापमान क्या होता है, जिस तापमान बिंदु पर स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन आना बंद हो जाता है अपर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। यह तापमान 923 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का पहला पॉइंट देखते हैं, जिसमें आता है नॉर्मलाइजिंग। अब नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, स्टील को ठंडी व गर्म हालत में हैमरिंग, रोलिंग, फोर्जिंग, बेंडिंग करने से धातु की अंदरूनी बनावट बदल जाती है। इसलिए उसे इस क्रियाओं के बाद दोबारा समान दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, धातु में फाइन ग्रेन साइज उत्पन्न करना, धातु को गर्म व ठंडी अवस्था में कूटने पीटने पर या अनेबल कोटिंग करने पर उसकी अंदरूनी स्ट्रक्चर में जो खिंचाव है उसे दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। यांत्रिक गुणों को सुधारने या बढ़ाने के लिए भी नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमको याद रखना है ना। अब इनसे प्रश्न क्या बनेंगे आगे देखते हैं। अच्छा, नॉर्मलाइजिंग जो होती है, नॉर्मलाइजिंग में पार्ट्स को रूम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। अब आता है एनीलिंग। एनीलिंग क्या होती है, स्टील के कठोर पार्ट्स को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए उसे नर्म करने की विधि को एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये समझ गया, मतलब धातु को नर्म करने की विधि को एनीलिंग कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है, नर्म करने के लिए, मशीनेबिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए, डक्टिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए, ग्रेन साइज रिफाइन करने के लिए, और आंतरिक खिंचाव को दूर करने के लिए हम एनीलिंग करते हैं। अब एनीलिंग करने की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। उचित ताप पर धातु को गर्म करना, उसी ताप पर मेटल पार्ट को रखे रखना ताकि उसकी अंदरूनी बनावट में परिवर्तन आ सके, और मेटल पार्ट को धीरे धीरे ठंडा करना। ये 3 प्रोसेस होती है एनीलिंग करने की। अच्छा, नोट करने वाली बात क्या है, कॉपर और एल्यूमिनियम की एनीलिंग पानी में की जाती है, और स्टेनलेस स्टील और पीतल की एनीलिंग हवा में करते हैं। ये 2 पॉइंट हमें याद रखना। अच्छा, नॉन फेरस मेटल की एनीलिंग तापमान कितना होता है, एनीलिंग तापमान हमें याद रखने के लिए क्या याद रखना, ये पीता है, ए से बन गया एल्यूमिनियम, पी से बन गया पीतल, और ता से बन गया तांबा। तो 500 से 550, 600 से 650, और 650 से 750, ये 3 सीक्वेंस हमें याद रखना है। ये पीता है, एल्यूमिनियम के लिए 550, 550, पीतल के लिए 600, 650, तांबा के लिए 650 से 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है एनीलिंग के लिए। प्रश्न देखो, मृदुलता प्राप्त करने, मशीनिंग योग्यता में उन्नतता प्राप्त करने, तन्यता बढ़ाने, आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने, और रेणु अमाप का परिष्कार करने के लिए उपयुक्त इस्पात के ऊष्मा उपचार को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एनीलिंग, टेम्परिंग, नाइट्राइटिंग या हार्डनिंग। तो मशीनिंग योग्यता उन्नत करने और मृदुलता प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा उपचार के द्वारा कठोर और रुक्ष धात्विक जॉब को नरमक और मशीनन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनीलिंग, ऑप्शन सी। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य है कठोरता में सुधार करना, यांत्रिकरण में सुधार करना,
सद्रणता में सुधार करना और चिमकत में सुधार करना। तो एनीलिंग का हमने उद्देश्य अभी तीन पॉइंट पढ़े थे, उसमें क्या था, यांत्रिक गुणों में सुधार करना, टू इम्प्रूव मशीनिबिलिटी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला है तापानुशीतन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है इंक्रीज इन डक्टिलिटी, तन्यता बढ़ाना, कठोरता बढ़ाना, मशीनिबिलिटी मशीनिबिलिटी को सुधारना और कड़ापन सुधारना। तो एनीलिंग का उद्देश्य क्या होता है, मशीनिबिलिटी को सुधारना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हार्डनिंग। किसी नर्म स्टील पार्ट्स या टूल को घिसने से बचाने या कटाइयों को बनाने के लिए ऊष्मा उपचार द्वारा उसे हार्ड या कठोर किया जाता है, जिसे हार्डनिंग कहते हैं। हाई स्पीड स्टील केवल हवा में या तेल में ही ठंडा करके हार्ड किया जाता है, ये भी याद रखना ना, तेल में या हवा में ठंडा करके हार्ड किया जाता है। स्टील को ठंडा करने के लिए क्वंचिंग मीडियम स्टील को ठंडा करने की दर को नियंत्रित करते हैं। जल्दी ठंडा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, नमक या कास्टिक सोडे का पानी में घोल। बहुत धीमे ठंडा करने के लिए ब्लास्ट ऑफ एयर। इंटरमीडिएट क्वंचिंग के लिए ऑयल। अलॉय स्टील की क्वंचिंग के लिए एयर क्वंचिंग। कॉमन क्वंचिंग मीडिया जो होता है वाटर और ऑयल होता है। इस्पात के लिए निम्नलिखित मतलब लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है। अभी देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है, 723, 693, 923 या 593। तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन बी लोअर। अब आप बोलोगे अभी 723 बताया आपने, तो 723 जो है हीटिंग के लिए है। यहाँ पूछा है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कूलिंग के लिए, तो कूलिंग के लिए कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 693। और अगला प्रश्न जो है इस्पात के लिए निम्न क्रिटिकल लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है जो कि हीटिंग के लिए, तो इसमें आएगा 723, ऑप्शन ए। हार्डनिंग HSS टूल के लिए उपयुक्त क्विंचिंग मीडिया निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो अभी आ गया ना, ऊपर पढ़ाया था मैंने, तो वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन, ऑयल या सोडा वाटर। तो हाई स्पीड स्टील की क्विंचिंग क्या में करते हैं, हवा या तेल में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला कर्तन औजार की बढ़ती कठोरता के क्रम में निम्नलिखित को ग्रेड करते हैं। कठोरता के क्रम बढ़ते क्रम में किसको ग्रेड करते हैं, हीरा, स्टेलाइट, हाई स्पीड स्टील और सीमेंटेड कार्बाइड। इसको बढ़ते क्रम में करना, तो सबसे कठोरता के, तो सबसे ज्यादा कठोर होगा हीरा, उससे कम सीमेंटेड कार्बाइड, फिर उससे कम हाई स्पीड स्टील और उससे कम होता है स्टेलाइट। ये हमारा सही क्रम होगा। अभी टेम्परिंग क्या है, जब स्टील पार्ट से टूल को हार्ड किया जाता है तो उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है, जिसके कारण यदि उन पर चोट लगाई जाए तो वह पार्ट से टूट टूट सकता है। अतः पार्ट्स की हार्डनेस भी बनी रहे और भंगुरता भी कम हो जाए, इसके लिए पार्ट्स की टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग जो है, टेम्परिंग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर की जाती है। ये टीओ का क्वेश्चन है, एमपी टीओ का क्वेश्चन है, टेम्परिंग की जाती है, तो टेम्परिंग लोअर क्रिटिकल तापमान पर करते हैं। अच्छा, टेम्परिंग का कलर पूछता है, किस टेम्परेचर में क्या कलर आएगा। तो कलर याद रखने की ट्रिक क्या है, हामा, गामा, भू, भूजा, जा, गजनी। हा से बन गया हरा मटीला, गा से बन गया गहरा मटीला, भू से बन गया भूरा, भूजा से बन गया भूरा जामुनी, जा से बन गया जामुनी, गा से बन गया गहरा जामुनी और नी से बन गया नीला। अच्छा, इसका टेम्परेचर का कैसे याद करेंगे सीक्वेंस, 230, 40, 50, 60, 70, 80 और 300। ये पूरा क्रम है, हामा, गामा, भू, भूजा, जा, गजनी। इसमें हमारा एक प्रश्न पक जाएगा। यदि इससे प्रश्न पूछा तो हर किसी से बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगला देखते हैं, हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद धातु अधिक कठोर होता है तथा अधिक खालिस्तान हो जाता है, भंगुर हो जाता है, तन्य, आघातवर्ध हो जाता है या सुदृढ़ हो जाता है।
हार्डनिंग के बाद जो होता है अधिक कठोर तो होता है, लेकिन साथ में भंगुरता भी आ जाता है। ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दृढ़ीकरण इस्पात के मधुलन के लिए उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्डेड स्टील। तो हार्ड स्टील को सॉफ्ट करने, मतलब हार्ड करने के बाद जो है जो प्रक्रिया उपयोग की जाती है उसका नाम क्या है? दृढ़ीकरण इस्पात हार्ड स्टील के मृदुलन के लिए उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है। कार्बोराइजिंग, नार्मलाइजिंग, एनेलिंग या टेम्परिंग। तो हार्डनिंग, हार्ड मटेरियल की क्या करते हैं हम? टेम्परिंग। हार्ड करने के बाद टेम्परिंग करते हैं। अच्छा, उसमें पूछता है क्रोमोनाइजिंग। क्रोमोनाइजिंग में क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वनाइजिंग और सेलेटाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कैलोराइजिंग एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। अच्छा, इसको याद करने के लिए एलो कैलो, एलो से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एनोडाइजिंग, और कैलो से कैलोराइजिंग। ऊष्मा उपचार प्रचालन के द्वारा इस्पात में सद्रढ़ता बढ़ता है तथा भंगुरता घटता है। इसको खालिस्तान कहते हैं। भंगुरता घटेगा और हार्डनेस बढ़ेगी। एनीलिंग कहते हैं, नार्मलाइजिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं। सही आंसर क्या होगा हमारा? टेम्परिंग कहते हैं। केस हार्डनिंग क्या है? लो कार्बन स्टील अर्थात माइल्ड स्टील को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी केवल बाहरी सतह को ही हार्ड किया जाता है, जिसे केस हार्डनिंग कहते हैं। इसमें माइल्ड स्टील पार्ट्स की बाहरी सतह ही केवल हार्ड होती है, जिससे पार्ट्स घिसता नहीं है तथा वह टूटता भी नहीं है, और अधिक कंपन सहन कर सकता है, जिससे मशीन पार्ट ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। केस हार्डनिंग निम्नलिखित 5 तरीकों से की जाती है। कार्बोराइजिंग होती है, नाइट्राइटिंग होती है, साइनाइटिंग होती है, फ्लेम हार्डनिंग होती है और इंडक्शन हार्डनिंग होती है। नाइट्राइटिंग में अमोनिया गैस छोड़ी जाती है, और फ्लेम हार्डनिंग जो होता है लेथ बेड के लिए फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग जो होता है इसके लिए फ्ली सरफेस बनती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया टूल स्टील की सतह को सख्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या कठोरण। इसमें हो जाता है टूल स्टील की सतह को सख्त करने के लिए हम इंडक्शन हार्डनिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब एक कार्बोराइजिंग, लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील से बने पार्ट्स की ऊपरी सतह के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को कार्बोराइजिंग कहते हैं। अब नाइट्राइजिंग, इस विधि में पार्ट्स की बाहरी सतह में कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस छोड़ी पहुंचाई जाती है। इसके लिए मफल फर्नेस के अंदर पार्ट्स रखकर उन्हें 510 डिग्री सेल्सियस से 640 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। ये पॉइंट हमको यहाँ याद रखना है। कौन सी नाइट्राइटिंग में कौन सी गैस का यूज करते हैं? अमोनिया गैस का उपयोग करते हैं। और 0.2 mm केस के हार्डनिंग के लिए 20 घंटे का समय लगता है। प्रश्न है, एक केस सुदृढ़ी प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस लगाई जाती है, यह प्रक्रिया क्या होती है? तो अमोनिया गैस छोड़ी जाती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है? साइनाइडिंग, नाइट्राइटिंग, कार्बोराइजिंग या अमोनाइजिंग। तो नाइट्राइजिंग में जो है अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर में पूछा गया था, इसरो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्लेम हार्डनिंग। यह कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, इसका प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील की पार्ट्स को हार्ड करने के लिए किया जाता है। कार्बन की मात्रा 0.35 से 7% तक होती है। इसमें ऑक्सीजन एसिटिलीन टार्च का प्रयोग करके पार्ट्स को गर्म किया जाता है, और गर्म सतह के फव्वारे के द्वारा पानी छिड़क कर ठंडा किया जाता है। इस विधि में पार्ट्स की पूरी सतह को या फिर उसके कुछ भाग को ही केवल हार्ड किया जाता है। इसे जॉन हीटिंग कहते हैं। यह क्रिया बहुत ही लाभदायक है। इसे मशीन पर कहीं भी किया जा सकता है। इसमें समय भी कम लगता है और जॉब भी टेढ़ी होने का डर नहीं रहता। इसमें 5 से 10-12 mm गहराई तक की हार्डनिंग हो सकती है। इसमें खर्च भी बहुत कम आता है, और इसमें भारी या बड़ी जॉब की हार्डनिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेद बैट के लिए फ्लेम हार्डनिंग का ही उपयोग करते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं इससे?
मृदु इस्पात से निर्मित किसी हिस्से के बाह्य पृष्ठ को द्वारा कठोरीभूत किया जा सकता है। टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, नार्मलाइजिंग या ऑस्टेनाइजिंग। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? केस हार्डनिंग, अबारक कठोरन। अगला प्रश्न है, नाइट्राइजिंग एक प्रक्रिया है, ऊष्मा उपचार, एनीलिंग, हार्डनिंग या केस हार्डनिंग। तो नाइट्राइजिंग जो होती है केस हार्डनिंग की ही एक प्रक्रिया होती है। कार्बन इस्पात की ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को कहते हैं, ऊपरी सतह कठोर करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? केस हार्डनिंग। उस ऑप्शन है एनीलिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग या नार्मलाइजिंग। तो सही आंसर होगा हमारा केस हार्डनिंग। स्टील को गर्म व ठंडा करके उसकी अंदरूनी बनावट बदलने को कहते हैं, नाइट्राइजिंग, हार्डनिंग, हीट ट्रीटमेंट या केस हार्डनिंग। तो गर्म और ठंडा करके अंदरूनी बनावट बदलने को क्या कहते हैं हम? हीट ट्रीटमेंट। लीड बराबर क्या होता है? पिच इंटू नंबर ऑफ स्टड। 1 इंच बराबर कितना होता है? 10⁶ माइक्रो इंच। अगला है, मृदु इस्पात पर जस्ता को विलेपित किया जाता है, इसे कहा जाता है भंगुर, पीवीसी, मृदुकारक और जस्तेदार लोहा, मतलब गैल्वेनाइज आयरन। माइल्ड स्टील में जस्ते को विलोपित करने को क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनाइज आयरन। ऑप्शन डी सही है। ये जो पिछले बार का आईएसपी का पेपर हुआ था, आईएसपी के पेपर में भी आया क्वेश्चन है पिछले बार का। अगला है, एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है, गैल्वेनाइजिंग, क्रोमाइजिंग, सेलेडाइजिंग या एनोडाइजिंग। अभी बताया था एलो कैलो, तो एलो से एल्यूमिनियम, ठीक है, और कैलो से तो एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो एल्यूमिनियम का एलो कैलो एनोडाइजिंग और कैलोराइजिंग, एल्यूमिनियम की परत को चढ़ाने को कहते हैं, ठीक है। और सेलेडाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और क्रोमियम क्रोमियम लेपिंग में क्रोमियम में क्रोमाइजिंग में क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, और गैल्वेनाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। वैसे ही स्टील की परत चढ़ाने को क्लेडिंग कहते हैं, और कांच और मेटल स्प्रे को एनामेलिंग कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये टॉपिक दिया है 1 2 3 4 और 2 6। इस 6 में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, तो गैल्वेनाइजिंग का पूछेगा, एनराइजिंग का पूछेगा, सेलेडाइजिंग का पूछेगा, या फिर क्लेडिंग या एनामेलिंग। प्रश्न क्या आता है? कलाईदार लोहे को खालिस्तान से अवरित कहते हैं, इसरो का क्वेश्चन है। गोल्ड, जिंक, आयरन या कॉपर। तो गैल्वेनाइज आयरन के तो किसका होता है? जिंक से कलाई करते हैं ना। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऊष्मा उपचार की वह विधि जिसमें स्टील को उसकी कार्बन प्रतिशत के अनुरूप गर्म किया जाता है तथा पार्ट्स को एयर रूम टेम्परेचर में धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है, कहते हैं टेम्परिंग, नाइट्राइजिंग, एनीलिंग, हार्डनिंग। क्या बोलते हैं हम? नाइट्राइजिंग। हाइपोटोक्टाइट स्टील की एनीलिंग के लिए तापमान होता है अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री अधिक, लोअर क्रिटिकल तापमान से 50 कम, अपर क्रिटिकल तापमान से 30 अधिक और अपर क्रिटिकल तापमान से 30 कम। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। स्टील की टेम्परिंग की जाती है डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, हार्डनेस कम करने के लिए, टफनेस बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? हार्डनेस कम करने के लिए। देखते हैं माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। और बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm। बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.2 mm। और बर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। और स्टीलो डिवाइडर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.5 mm। फोर्जा चक की एक्यूरेसी कितनी होती है? 0.02 mm। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम का मुख्य गुण है, सॉफ्ट होता है, भंगुर होता है, मजबूत होता है या टफ होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, सॉफ्ट होता है।
ट्राई स्कोर की जो होता है 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई की शुद्धता होती है ट्राई स्कोर की। अगला प्रश्न है गन मेटल कॉपर, मतलब गन मेटल किसका मिश्रण होता है? कजीटी, कॉपर जिंक और टीन, लेड और निकिल, जिंक और टीन, लेड निकिल और लेड और निकिल। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, कॉपर जिंक और टीन का मिश्रण होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, कॉपर और टीन, लेड टीन, कॉपर जिंक, कॉपर लेड। सही आंसर क्या होगा हमारा? कॉपर और टीन। क्रेन हुक बने होते हैं कास्ट आयरन के, हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील और रॉट आयरन। तो क्रेन हुक बने होते हैं हमारे रॉट आयरन। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये आईजीएम 11 अगस्त के जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह रॉट आयरन के चैनलिंग बनाने में सक्षम बनता है? डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी और हार्डनेस, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस, हार्डनेस, टफनेस और भंगुरता। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। अगला है धातुओं का कौन सा सॉफ्ट लोड का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है? टेनासिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटलनेस या टफनेस। तो सॉफ्ट लोड सहन करने की क्षमता को प्रदान करने वाले को क्या बोलते हैं? हमारा टफनेस। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। देखो ये प्रश्न फिर आ गया। मुंज मेटल एक मिश्र धातु है, कॉपर जिंक, कॉपर टीन, कॉपर एल्यूमिनियम और कॉपर निकिल। तो मुंज मेटल जो होता है 60-40 के अनुपात में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अच्छा, मूंज मेटल के बाद आता है मोनल मेटल। मोनल मेटल में क्या होता है? निकिल एल्यूमिनियम, निकिल कॉपर, निकिल क्रोमियम और निकिल जिंक। तो मोनल मेटल में हो जाता है निकिल और कॉपर होता है। सब पूछता है मोनल मेटल में सेकंड लार्ज मेटल क्या होता है? तो हमारा कॉपर होता है। अगला प्रश्न है कौन सा धातु कई प्रकार के एसिड का प्रतिरोध करता है? टिन, लेड, निकिल या क्रोमियम। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? कई प्रकार के एसिड का प्रतिरोध करता है निकिल। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्र तत्व है? क्रोमियम निकिल, क्रोमियम टंगस्टन, निकिल वेनेडियम और निकिल टंगस्टन। तो स्टेनलेस स्टील के लिए क्या होता है? निकिल क्रोमियम स्टील का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बाहरी लोड के अंतर्गत विनाश का सामना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु की क्षमता है? कड़ापन, शक्ति, दृढ़ता या तन्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? शक्ति, स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। आईजीएम का प्रश्न है टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने के लिए धातु के गुण का नाम बताइए। तन्यता, तप, लोच या अगाधवन्यता। तो इसका सही आंसर होगा हमारा टेनासिटी, तप। कृषि उपकरण रॉट आयरन में क्यों बने होते हैं? कम लागत के लिए, भारी वजन के लिए, घिसावट प्रतिरोधी के कारण और संक्षारण प्रतिरोधी के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? संक्षारण प्रति, जंग नहीं लगता। अगला प्रश्न है लैंप बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन या टिन। तो किसका बना होता है हमारा? टंगस्टन का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है मिश्र धातु डुरालुलियम और हिंडोलियम में 95% है, कॉपर, जिंक, लेड या एल्यूमिनियम। तो डुरालुमिन और हिंडोलियम में जो है एल्यूमिनियम होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा में वृद्धि से हार्डनेस बढ़ जाती है, मेटलबिलिटी बढ़ जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है, मजबूती बढ़ जाती है। तो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो इससे हार्डनेस बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा लोचदार विरूपण के प्रतिरोध का धातु का गुण है? डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस या इलास्टिसिटी।
लोचदार विरूपण के प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंट टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम? कड़ापन। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल की कंपन और चैटरिंग को कम करने की क्षमता है? ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुल कास्ट आयरन या मेलेबल कास्ट आयरन? तो कंपन सहन करने की क्षमता किसमें होती है? ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन ए। किस फर्नेस का उपयोग रॉट आयरन के उत्पादन के लिए किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस या इलेक्ट्रिक फर्नेस? तो रॉट आयरन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पुडलिंग फर्नेस का। ब्लास्ट फर्नेस का पिग आयरन के लिए, क्यूपोला का कास्ट आयरन के लिए। जिंक निकालने के लिए किस कच्चे धातु का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट, गैलेना, कैलामाइन या कैसिटोराइट? तो जिंक के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? कैलामाइन का। बॉक्साइट का एल्यूमिनियम, गैलेना गैलेना से जो है लेड और कैसिटोराइट से टिन। अगला, ब्लास्ट फर्नेस में फ्लैश के रूप में लाइमस्टोन का क्या उद्देश्य होता है? पिघला हुआ स्लैग बनाना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, कोक में कार्बन को जलाना, कच्चे धातु के गलनांक को बढ़ाना? तो इसका पिघला हुआ स्लैग बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। गुणों का समूह जो रॉट आयरन से चेन बनाने में सक्षम बनाता है? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, टफनेस और डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस, हार्डनेस, टफनेस और भंगुरता? तो चेन बनाने के लिए किसका उपयोग होना चाहिए? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस, ऑप्शन सी। कास्ट आयरन के विभिन्न रूप है, इनमें से जो नहीं है? टेंसाइल कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन और नोडुल कास्ट आयरन? तो जो है टेंसाइल कास्ट आयरन नहीं होता है, ऑप्शन ए सही होगा। एक धातु का टुकड़ा झटका लगने से टूट जाता है, यह दर्शाता है कि टुकड़ा टफ है, भंगुर है, तन्य है या लचीला है? तो टूटने झटका लगने से टूट गया मतलब यह बहुत भंगुर है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। स्टेनलेस स्टील स्टील का एक मिश्र धातु है जिसमें, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? निकिल क्रोमियम, ठीक है। टिन लेड, कॉपर एल्यूमिनियम, क्रोमियम कॉपर और कॉपर और निकिल। तो स्टेनलेस स्टील में निकिल क्रोमियम स्टील होता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एनीलिंग प्रक्रिया में स्टील वर्कपीस को ऊपरी क्रिटिकल तापमान से ऊपर गर्म किया जाता है और फिर कूलिंग की जाती है। ऑप्शन है, खुली वायुमंडलीय हवा में, रेत या राख को कवर करके, अचानक पानी में कुंज करके या अचानक तेल में कुंज करके? तो एनीलिंग में जो होता है राख और रेत में कवर करके करते हैं एनीलिंग। टूल की हार्डनिंग के बाद इसे फिर गर्म किया जाता है और ठंडा किया जाता है। टफनेस का गुण प्राप्त करने के लिए इस हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया को कहते हैं? टफनेस प्राप्त करने के लिए नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग? तो हार्डनिंग के बाद फिर से गर्म करके इसको टफनेस का गुण प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? टेम्परिंग का। नेक्स्ट है, हीट ट्रीटमेंट द्वारा वर्कपीस में टफनेस लाने और भंगुरता कम करने की प्रक्रिया को कहते हैं? एनीलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग या टेम्परिंग? तो भंगुरता कम करने को क्या बोलते हैं हम? टेम्परिंग। एनीलिंग किस उद्देश्य के लिए की जाती है? केस हार्डनिंग के लिए, मशीनीकरण सुधारने के लिए और अधिक हार्डनिंग के लिए और भंगुरता कम करने के लिए? तो एनीलिंग का उद्देश्य होता है मशीनीकरण सुधारने के लिए, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। रिवेटिंग मटेरियल के लिए कौन से गुण की आवश्यकता होती है? डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मैलेबिलिटी या कंडक्टिविटी? तो रिवेट मटेरियल के लिए मैलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया वियर प्रतिरोध को बढ़ाती है? हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग या नाइट्राइजिंग? तो कौन सी बढ़ाती है हमारी? हार्डनिंग। साइनाइडिंग और नाइट्रेटिंग दो विधियां हैं, हार्डनिंग की, केस हार्डनिंग की, टेम्परिंग की या नाइट्राइजिंग की? ये जो इसरो के 26/11/2016 के पेपर से पूछा गया है। साइनाइडिंग और नाइट्रेटिंग जो है केस हार्डनिंग की ही प्रक्रिया होती है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा।
अगला है एनीलिंग प्रक्रिया में स्टील वर्कपीस को ऊपर क्रिटिकल तापमान से ऊपर गर्म किया जाता है और फिर कूलिंग की जाती है। एनीलिंग जो है रेत और राख में रखकर की जाती है। ऑप्शन बी सही है। टूल की हार्डनिंग के बाद इसे फिर गर्म किया जाता है और ठंडा किया जाता है। टफनेस का गुण प्राप्त करने के लिए इस हीटिंग प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं हमारा, टेम्परिंग। ऑप्शन बी सही है। अगला है केस हार्डनिंग बनाने की एक विधि है। खालिस्तान के बने पार्ट्स की सतह पर कठोर त्वचा होती है। तो केस हार्डनिंग किसमें होती है? हाई कार्बन स्टील में, कास्ट आयरन में, लो कार्बन स्टील में, एलो स्टील में। केस हार्डनिंग होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कास्ट आयरन पाइप को जोड़ने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं? ब्रास, टीन, लेड या कॉपर? तो जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? लेड का। टेम्परिंग एक प्रक्रिया है जो वर्कपीस से किस गुण को दूर करती है? भंगुरता, आघातवर्धनता, दृढ़ता, तन्यता। टेम्परिंग वर्कपीस के किस गुण को दूर करती है? तो यहाँ भंगुरता को दूर करती है। अगला है नॉर्मलाइजिंग करते समय गर्म किए गए घटक को कैसे ठंडा किया जाता है? पानी में डुबोकर, कमरे के तापमान पर शांत हवा में, फोर्ज हवा द्वारा और तेल में डुबोकर। तो नॉर्मलाइजिंग जो होता है रूम टेम्परेचर में करते हैं। अगला सतह हार्डनिंग प्रक्रिया में नाइट्राइलिंग सॉल्ट बाथ में घटक की वर्सिक वर्पिंग और विरूपण क्यों नहीं होता है? क्योंकि घटक क्रिटिकल तापमान से ऊपर गर्म किया जाता है, क्योंकि घटक क्रिटिकल तापमान से नीचे गर्म किया जाता है, क्योंकि नाइट्राइटिंग प्रक्रिया की अवधि न्यूनतम होती है, क्योंकि नाइट्राइटिंग प्रक्रिया की अवधि अधिक होती है। तो बर्पिंग और विरूपण क्यों नहीं होता है? क्योंकि घटक जो है क्रिटिकल तापमान से नीचे गर्म किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही। एल्यूमिनियम और इसकी मिश्र धातुओं पर एक सजावटी और संक्षारण प्रतिरोधी कोटिंग प्रदान करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का परत किसमें चढ़ाई जाती है? एनोडाइजिंग और कैलोराइजिंग में एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजिंग में जिंक की परत जाती है। टीनिंग में टिन की परत चढ़ाई जाती है। ये टिनिंग अलग होती है, क्लेडिंग में जो है टिन की परत चढ़ाई जाती है और एनामेलिंग में कांच की परत चढ़ाई जाती है। अगला सतह हार्डनिंग की पैक कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया में बोरियम कार्बोनेट को क्यों जोड़ा जाता है? प्रक्रिया की स्पीड बढ़ाने के लिए, कार्बन गैस को कंट्रोल करने के लिए, कार्बन गैस का निकलना रोकने के लिए, कार्बोनाइजिंग मीडियम से लिक्विडेट करने के लिए। तो कार्बोनेट जो हो बेरियम कार्बोनेट उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब प्रक्रिया को स्पीड बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। किस धातु का 3380 उच्च गलनांक है जिसे पतली तारों में बनाया जाता है? सिलिकॉन, क्रोमियम, टंगस्टन या मैग्नीशियम? ऑप्शन हमारा क्या होगा? टंगस्टन सही होगा। अगला प्रश्न है गैल्वेनाइज आयरन शीट पर किस धातु की कोटिंग करते हैं? गैल्वेनाइज में जिंक की करते हैं। सेलेटाइजिंग गैल्वेनाइजिंग में जिंक की करते हैं। लेड का इसका होता है गैलेना, जिंक का होता है कैलामाइन और कॉपर का होता है कॉपर पाइराइट और कैसिटोराइट। तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। समानतः सामान्य तौर पर एक घटक की हार्डनिंग के बाद कौन सी ट्रीटमेंट की जाती है? एनेलिंग, नाइट्राइजिंग, टेम्परिंग या केस हार्डनिंग? तो ऑप्शन हमारा सही होगा सी। अगला प्रश्न टेम्परिंग माध्यम से उच्च कार्बन फेरस धातुओं के एक हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया है जो एक मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर उत्पन्न करती है जिसे कहा जाता है बेनाइट, मार्टेनसाइट, सेमेंटाइट या लैडेबुलाइट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेनाइट। अगला है कॉपर और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? कॉपर और टीन कहाँ सा होता है? ऑप्शन डी हमारा सही। गन मेटल होता है कॉपर, जिंक और टीन और ब्रास होता है कॉपर और जिंक होता है। विमान उद्योग में एल्यूमीनियम का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? यह बहुत हल्का होता है, सॉफ्ट और डक्टाइल होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। अब विमान उद्योग में क्यों करते हैं? क्योंकि यह हल्का होता है।
पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं? जिंक, लेड, ब्रास, एल्यूमिनियम। तो पेंट बनाने के किसका उपयोग करते हैं हम? लेड धातु का करते हैं। अगला, किस सरफेस हार्डनिंग विधि में सतह तेजी से गर्म की जाती है और जल्दी से पानी में क्वंच की जाती है? नाइट्रोजन, गैस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसका सही आंसर होगा हमारा फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन सी। इंडक्शन हार्डनिंग में स्लिपरी सरफेस बनती है। इस इंडक्शन हार्डनिंग जो टूल की जो हार्डनिंग करते हैं ना, उसके लिए इंडक्शन हार्डनिंग का उपयोग करते हैं। अगला, स्टील की हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? स्टील का स्थायित्व बढ़ाना, स्टील का स्ट्रक्चर बदलना, स्टील घटक का वजन बदलना या स्टील के रासायनिक गुणों को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा स्टील का स्ट्रक्चर बदलने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया की जाती है, ऑप्शन बी सही। उपयुक्त तापमान पर ग्लास पाउडर स्प्रे स्प्रिंकलर करके कोटिंग करने की प्रक्रिया को कहते हैं? पेंटिंग, प्लास्टिक कोटिंग, क्लेडिंग या एनामेलिंग। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एनामेलिंग। क्लेडिंग में टिन की परत चढ़ाई जाती है। किस हार्डनिंग टेस्टिंग विधि का उपयोग करके नरम मटेरियल की हार्डनेस टेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका ट्रिक बताया था, ना से। इसमें ना भी, ना नर्म में ना है और ब्रिनल में भी ना है, तो ब्रिनल विधि का नर्म मटेरियल के लिए करते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु क्या है? शुद्ध धातु, किसी भी अनुपात में धातुओं का मिश्रण, निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण और दो अधातुओं का मिश्रण। तो एक मिश्र धातु क्या है? निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण, ऑप्शन सी। एसिड द्वारा सड़न को रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ आप। 144 का आंसर आपको बताना है। क्या हो, क्या होता है? डी आयरेशन, आयन एक्सचेंज रेजिन का उपयोग करके हटाना, लाइम द्वारा न्यूट्रलाइजेशन और ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसका सही आंसर होगा एसिड द्वारा रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लाइम द्वारा न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी सही है। अगला है, नमी द्वारा संरक्षण को रोकने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाता है? डी एरेक्शन, आयरन एक्सचेंज का उपयोग करके हटाना, लाइम द्वारा न्यूट्रलाइजेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। वह प्रक्रिया जो स्टील में सल्फर और फास्फोरस की मात्रा कम करती है उसे कहते हैं? रिफाइनिंग, पेसिफिकेशन, निषेध और स्टिम्युलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? रिफाइनिंग, ऑप्शन ए सही है। मैग्नीशियम का उपयोग उच्च इस्पातता इलेक्ट्रोलाइट में किस कारण से किया जाता है? न्यूट्रल पोटेंशियल, सबसे पॉजिटिव पोटेंशियल, सबसे नेगेटिव पोटेंशियल, सबसे शून्य पोटेंशियल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सबसे न्यूनतम पोटेंशियल। नमी द्वारा सड़न को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? नमी द्वारा सड़न को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नमी द्वारा सड़न को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ड्यू ह्यूमिडिफिकेशन का उपयोग करते हैं। अगला है, इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया में होता है? अपरिवर्तनीय करंट के फील्ड में इंडक्शन द्वारा सतह की हीटिंग न्यूनतम 2 mm की केस डेप्थ उत्पन्न होती है। अल्टरनेट करंट के फील्ड में इंजन इंडक्शन द्वारा सतह की हीटिंग की जाती है। तो ऑप्शन सही क्या होगा हमारा? ऑप्शन सही होगा सी। अल्टरनेटिंग करंट के फील्ड में इंडक्शन द्वारा सतह की हीटिंग की जाती है। कास्ट आयरन में स्वतंत्र रूप में कार्बन कंटेंट होता है? कास्ट आयरन में स्वतंत्र रूप में कार्बन कंटेंट कहलाता है? फेराइट, ग्रेफाइट, पार्लाइट, मार्टेनसाइट। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ग्रेफाइट। स्वतंत्र रूप में क्या प्राप्त होता है हमको? ग्रेफाइट। स्टील की सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होती है? कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर। तो मुख्य घटक क्या होता है हमारा? कार्बन।
निम्नलिखित में से कौन सा गुण हीट ट्रीटमेंट को प्रभावित करता है? हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ये सभी। तो ये सभी जो है हीट ट्रीटमेंट को प्रभावित करती है। The solidizing process which coating is done to protect metal surface, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम या टीन। सैनिटाइजिंग में किसका उपयोग करते हैं? जिंक का उपयोग करते हैं। गैल्वेनाइजिंग में भी जिंक का उपयोग करते हैं। कैल्वराइजिंग और एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। समान ताप पर सादा कार्बन इस्पात में फेराइट सीमेंटाइट होता है। फेराइट, पेरालाइट, पेरालाइट सीमेंटाइट, फेराइट सीमेंटाइट और पेरालाइट। तो सामान्य तापमान पर तीनों स्ट्रक्चर होते हैं ना, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है द्रवीकृत इस्पात पर के लिए टेम्परिंग किया जाता है। बल को और बढ़ाने के लिए, कण वृद्धि में सुधार करने के लिए, तन्यता कम करने के लिए और थोड़ी तन्यता और पुनः स्थापित करने के लिए। तो इसका सही टेम्परिंग क्यों करते हैं? रिस्टोर वन डक्टिलिटी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऊष्मोपचार के दौरान भिगोने की प्रक्रिया है। एक निर्धारित अवधि के लिए स्टील को सामान्य तापमान पर रखने के लिए, पानी छिड़क कर स्टील को बुझाने के लिए, स्थिर हवा में स्टील के कमरे में तापमान पर लगने के लिए ठंडा करना, निम्न कार्बन इस्तेमाल की बाह्य सतह को कठोर बनाने के लिए। तो ऊष्मोपचार में भिगोने की प्रक्रिया, भिगोना मतलब सोकिंग ड्यूरेशन क्या होता है? एक निर्धारित अवधि के लिए स्टील को सामान्य तापमान पर रखने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। किसी सामग्री के अपघर्षक प्रतिरोध की क्षमता कहलाती है हार्डनेस, डक्टिलिटी, स्टिफनेस या मेलेबिलिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये हमारे एसपीएम सेल के सेकेंड टॉपिक से था, फोर्थ क्लास है हमारी ये। इसमें 100 इस क्लास में 166 क्वेश्चन है, साथ में डिस्क्रिप्शन भी है। और लगभग ये पीडीएफ आपके लिए बड़ी लगती होगी, लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है कि आप सब तैयारी करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तैयारी ऐसी करना है हमको कि यदि 80 नंबर का टेक्निकल का क्वेश्चन आए, नंबर का क्वेश्चन है, तो हमारे 80 में से 80 आने चाहिए, तब हमारे सिलेक्शन हो सकता है। तो जैसा कि आपने पूरे 1 से लेके 166 तक के क्वेश्चन देखे होंगे, आपको देखने के बाद लगा होगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर बटन को दबाकर लोगों को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।